Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 4 of Introduction to Software Engineering. In the previous lecture we have covered process framework, which consists of framework activities and few umbrella activities, and we also discussed the generic process model. Moreover, we have studied the essence of practice. In today's lecture we will cover the software process models, and few categories of these models are linear, incremental, evolutionary, specialized process models, and we will discuss few other models. The first model we are going to study is the waterfall model. This is the first traditional model we have developed. वाटरफॉल मॉडल का नाम वाटरफॉल इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें तमाम एक्टिविटीज़ वाटरफॉल की तरह आपस में कनेक्टेड होती हैं। जिस तरह वाटरफॉल टॉप से बॉटम की तरफ आता है, बिल्कुल इसी तरह इसमें एक्टिविटीज़ टॉप से बॉटम की तरफ आएंगी। आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में सबसे पहला फेज़ जो है वो कम्युनिकेशन है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कलेक्ट की जाएंगी। जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तब आप नेक्स्ट फेज़ की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज़ इज़ प्लानिंग। प्लानिंग में हर तरह की प्लानिंग इंक्लूड होती है, जिसमें आपका स्केड्यूल ट्रैकिंग आ जाएगी, आपकी कॉस्ट प्लानिंग होगी, आपकी रिसोर्सेज प्लानिंग शामिल है। आफ्टर प्लानिंग वी मूव टूवर्ड्स द मॉडलिंग फेज़। मॉडलिंग में वी कैन आइदर परफॉर्म द बिजनेस मॉडलिंग, वी कैन परफॉर्म system modeling, or even software modeling using the UML diagrams. So in the modeling phase we will cover the analysis and design. The software application is designed and analyzed in this phase. Once the modeling is complete, we move towards the construction phase. In the construction phase, implementation is done using the code, and once the coding is performed, the test phase starts. There are many kinds of testing as well, such as unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing, etc. After the construction phase, the next phase starts, that is the deployment, where the actual product is deployed or installed on the customer's requirement. सो समराइजिंग वाटरफॉल मॉडल में पहली बात तो ये कि आपका फ्लो टॉप से बॉटम की तरफ होगा। जिस तरह इसमें कम्युनिकेशन इज़ एट द टॉप एंड द बॉटम लेवल एक्टिविटी इज़ डिप्लॉयमेंट। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप एक फ़ेज़ को कंप्लीट करने के बाद फिर आप नेक्स्ट फेज़ पे शिफ्ट करते हैं। अब वाटरफॉल मॉडल बेस है, इसको सामने रखते हुए जितने भी दूसरे मॉडल्स थे वो सब इंट्रोड्यूस करवाए गए। क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए? क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस आर कि वाटरफॉल मॉडल इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट मॉडल, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि अगर कस्टमर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए देता है, लेट्स से जनवरी 2021 में, और उसको ये सॉफ्टवेयर विदिन 6 मंथ चाहिए। अब सॉफ्टवेयर जैसे आप डेवलप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के बाद लेट्स से आप प्लानिंग फेज़ पर आ गए और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स 2 महीने बाद चेंज हो गई। उसे लगा कि ये फ़ीचर भी मेरे सॉफ्टवेयर में ऐड होना चाहिए, लेकिन अब अगर वो कहे कि मुझे ये फ़ीचर आप ऐड कर दें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड न्यू फीचर्स. Your requirement must be well defined when you start using the waterfall model. आप पीछे की तरफ नहीं जा सकते waterfall model में. So the drawback is your waterfall model is no change friendly. You cannot accommodate the changes in waterfall model. अब जहाँ पर भी कहीं प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सलूशन दिया जाता है।
तो वाटरफॉल मॉडल को ही सामने रखते हुए कुछ नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए जिसमें हम आइट्रेशन को या एवोल्यूशनरी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। वो मॉडल्स क्या हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम उनको स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट मॉडल वी हैव इज़ वी मॉडल। वी मॉडल बेसिकली कॉम्बिनेशन है आपके वाटरफॉल मॉडल का और साथ ही आपके आइट्रेटिव मॉडल का। ये किस तरह से लीनियर और आइट्रेटिव का कॉम्बिनेशन है मैं आपको बताती हूँ। आप देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट मॉडलिंग सबसे पहला फेज़ होगा। जैसे ही हमने रिक्वायरमेंट मॉडल कर ली, फिर हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाते हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो एक हायर लेवल व्यू है सिस्टम का। वंस वी डन विद द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, देन वी परफॉर्म द कंपोनेंट डिज़ाइन। अब हम लो लेवल डायग्राम्स डेवलप करते हैं, हम कंपोनेंट के लेवल पे बात करते हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में हम पूरे सिस्टम को मॉडल करते हैं, पूरे सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। उसके हार्डवेयर में क्या होगा, उसके सॉफ्टवेयर में क्या होगा, किस तरह ये चीज़ें आपस में कनेक्ट करेंगी। लेकिन कंपोनेंट डिज़ाइन में हम लो लेवल पर आ जाएंगे। लो लेवल का मतलब ये है कि अब हम क्लासेस को या कंपोनेंट्स को मॉडल करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। जब हम कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन जनरेट कर लेते हैं, देन वी मूव टूवर्ड्स द कोड जनरेशन। किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो C++ है, .NET है, जावा है, पाइथन है, एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके थ्रू हम अपने कोड को जनरेट करते हैं। अब वी मॉडल का फ़ायदा ये है कि जब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके साथ हम बिल्कुल साथ पैरेलल में कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू आपका जो सिस्टम डेवलप होगा वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा। लेट्स से जब रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का फ़ेज़ था हमारे पास, तो हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के फ़ेज़ के साथ हमने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर ली। वी वेंट टू द कस्टमर साइट्स, हमने उससे पूछा कि ये रिक्वायरमेंट हैं, ये हमने ये हमने रिक्वायरमेंट्स को मॉडल किया है, क्या आपको यही रिक्वायरमेंट्स चाहिए? हम कस्टमर से एक बार एक्सेप्ट करवा लेते हैं। जब हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाते हैं तो हम उसके कॉरिस्पॉन्डिंग सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब ये है कि हम ओवरऑल सिस्टम को उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है। देन जब हम कंपोनेंट डिज़ाइन करेंगे तो कंपोनेंट डिज़ाइन के साथ हम इंटीग्रेशन और यूनिट टेस्टिंग करेंगे। यानी कि आपकी यूनिट टेस्टिंग का मतलब ये है कि एक एक यूनिट को, एक एक कंपोनेंट को हम टेस्ट कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये है कि हमने दो कंपोनेंट अगर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं या इंटीग्रेट हो रहे हैं तो हम उनकी इंटरैक्शन को चेक करेंगे। और कोड जनरेशन, जब हम कोड जनरेट करते हैं तब भी वी ट्राई टू परफॉर्म द यूनिट टेस्टिंग, कि जहाँ पर आपका कोई एरर या बग हो उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए एट द स्पॉट। तो वी मॉडल के थ्रू आपके पास पैरेलल में कुछ एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के पैरेलल में एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और इस तरह आप जो एंड पे प्रोडक्ट बनाएंगे, जो एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर बनाएंगे वी मॉडल के थ्रू, वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट कर रहा होगा, या जो उसकी नीड्स होंगी उसको वो पूरा कर रहा होगा। कस्टमर्स को कम कंप्लेंट्स आएंगी। दिस इज़ व्हाट वी वांट, कि हम कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हम उसकी नीड्स को पूरा करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करें और इम्प्लीमेंट करें। सो वाटरफॉल मॉडल आपकी लीनियर अप्रोच की एक एग्जांपल है। वी मॉडल हमारे पास लीनियर की एक एग्जांपल है, या इसे आप आइट्रेटिव की भी एग्जांपल कह सकते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर प्लस आइट्रेटिव। Then the third type of software process we have is the incremental model. Incremental model में आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करना है, लेट से अगर उसके 10 फीचर्स हैं तो हम उसके 10 इंक्रीमेंट बना देंगे। हर इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट आप डेवलप करते हैं, जो फर्स्ट इंक्रीमेंट आप देंगे दैट इज़ द कोर प्रोडक्ट। कोशिश करें कि वो
आपकी कोर फंक्शनैलिटी को मीट कर रहा हो। उसके बाद जो इंक्रीमेंट्स उसमें ऐड होते जाएंगे वो उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप का फर्स्ट इंक्रीमेंट क्या था? व्हाट्सएप का फर्स्ट इंक्रीमेंट था आपकी चैट को फैसिलिटेट करना। उसके बाद फिर उसमें दूसरे इंक्रीमेंट्स भी ऐड होते गए या दूसरे फीचर्स उसमें ऐड होते गए। अब तो इसमें स्टेटस है, कॉल्स हो सकती हैं, वीडियो कॉल्स हो सकती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन ऐड मोर फीचर्स और मोर इंक्रीमेंट्स इन योर सॉफ्टवेयर। इस अप्रोच को हम इंक्रीमेंटल मॉडल कहते हैं। अब आप देख रहे हो एक और बात कि इंक्रीमेंटल मॉडल जो है इट इज़ ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ योर लीनियर मॉडल एंड your it basically it moves in the parallel fashion। लीनियर एक्टिविटीज़ हो रही हैं सब। आपने एक फ़ीचर के लिए कम्युनिकेशन भी की, प्लानिंग भी की, उसको मॉडल किया, उसे कोड किया, डिप्लॉय किया, लेकिन साथ ही साथ इस आप देख रहे हो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, पैरेलल में दूसरा इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया। और जब दूसरा इंक्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा तो पैरेलल में एक टीम होगी जो कि तीसरा इंक्रीमेंट स्टार्ट कर देगी। तो बेसिकली इसमें हम डिवाइड कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या इंक्रीमेंट्स में, और हर इंक्रीमेंट एक टीम आपके पास डेवलप कर रही होती है। एक टीम आप असाइन कर देते हैं जो एक इंक्रीमेंट पे काम करती है। फिर नेक्स्ट टीम जो है टीम 2 वो सेकेंड इंक्रीमेंट पे काम करेगी। टीम 3 वर्क्स ऑन द थर्ड इंक्रीमेंट। तो इस तरह आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंक्रीमेंट वाइज डेवलप होगा। इसे हम एवोल्यूशनरी अप्रोच बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस को मॉडल करने के लिए। इंक्रीमेंटल मॉडल की एक वेल नोन एग्जांपल है दैट इज़ द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इस मॉडल को हम स्टडी करेंगे कि ये है क्या, किस तरह से ये काम करता है। बेसिकली ये मॉडल जो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये बेस कर रहा है आपके इंक्रीमेंटल मॉडल पे। सो द फर्स्ट पॉइंट योर स्लाइड सेज इज इट इज़ अ टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। ठीक है, वी आर क्लियर कि ये इंक्रीमेंटल मॉडल की एक टाइप है। इन द रैड मॉडल द कंपोनेंट्स और फंक्शंस आर डेवलप्ड इन पैरेलल एज इफ दे आर मिनी प्रोजेक्ट्स। हम सॉफ्टवेयर को डिफरेंट सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं, और हर जो उसका टास्क होगा या फिर जो उसका फीचर होगा या जो इंक्रीमेंट होगा वो एक मिनी प्रोजेक्ट के तौर पे काम करेगा। और इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं ना कि हमने वो एक टीम को असाइन कर दिया। द डेवलपमेंट्स आर टाइम बॉक्स्ड, delivered and then assembled into the working prototype to rapidly produce a high quality system। हम जो भी इंक्रीमेंट डेवलप करेंगे वो हमेशा एक टाइम को सामने रखते हुए डेवलप किया जाता है। then it is delivered and assembled into the working prototype to rapidly produce a high quality system। होता ये है कि हम एक डेवलपमेंट करके देते हैं कस्टमर को, एक इंक्रीमेंट बना के देते हैं, उसके बाद जब हम दूसरा इंक्रीमेंट बनाते हैं तो हम उसे अपने जो वर्किंग प्रोटोटाइप होता है, जो बेसिकली काम कर रहा होता है, कोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कस्टमर को, उसके अंदर असेंबल करते जाते हैं। सो इन टर्न वी प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी सिस्टम। आप देखते हो जब भी आप कोई काम मॉड्यूल वाइज या कंपोनेंट वाइज करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच के साथ आपके पास आउटकम उसकी मिलती है। इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं आपको कोई ग्रुप टास्क दे रही हूँ, चाहे वो लैब असाइनमेंट है या कोई एक लार्ज असाइनमेंट है जो कि मुझे लगता है कि 2 या 3 स्टूडेंट्स ग्रुप में करेंगे। अगर तो एक ही स्टूडेंट वो सारी असाइनमेंट करेगा तो उसकी क्वालिटी वो नहीं होगी जो कि अगर एक ग्रुप तीनों मेंबर्स के दरमियान अपने वर्क टास्क को डिवाइड कर देगा और उसके बाद जो कंटेंट प्रोड्यूस होगा डैट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने अपनी मैक्सिमम एफर्ट और कंसंट्रेशन के साथ उस पर काम किया होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि जब हम इंक्रीमेंट वाइज डेवलप करते हैं तो वी मोस्टली प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी सिस्टम और हाई क्वालिटी आउटपुट।
Now you can see the figure in the slide, that is the same linear activities are performed. सबसे पहले बिजनेस मॉडलिंग, देन डाटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेट होगी यहाँ पर, एंड देन टेस्टिंग एंड टर्न ओवर. ये काम टीम 1 कर रही है. ये एक मिनी प्रोजेक्ट है, ये एक इंक्रीमेंट है जो टीम 1 ने डेवलप किया. देन जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है या जो नेक्स्ट मिनी प्रोजेक्ट है, दैट इज़ डेवलप्ड बाय टीम 2, और सेम एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं. टीम 3 भी सेम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए एक आपके पास एक इंक्रीमेंट डेवलप करेगी. रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपको मालूम हो कि आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो डेवलप करनी है उसके लिए टाइम सिर्फ 2 से 3 माह का है. डैट इज़ 60 to 90 days. जब आपके पास टाइम कम है तो आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को यूज़ करते हुए अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जो कि कम टाइम में हाई क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस होगी. नाउ इट इज़ टाइम टू डिस्कस द एक्टिविटीज़. बिजनेस मॉडलिंग क्या है? बिजनेस मॉडलिंग में हम बेसिकली डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं. बिजनेस प्रोसेस की सारी फंक्शनैलिटी हम मॉडल करेंगे यूजिंग द बिजनेस मॉडलिंग. अब जब बिजनेस मॉडलिंग में हमने जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने मॉडल की है, उसको यूज़ करने के लिए वी नीड सम डाटा. तो डाटा मॉडलिंग फेज़ में हम उस डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं. द पर्पस ऑफ डाटा मॉडलिंग इज़ टू identify the required and necessary data based on the business analysis. Then once we are done with the business modeling and data modeling, we move towards the process modeling. Process modeling में ये होता है कि आपने जितना भी डाटा यूज़ किया है डाटा मॉडलिंग के अंदर, उसे आप प्लान करते हैं टू प्रोसेस और इम्प्लीमेंट द identified data to achieve some business functionality. अब हमने इस बिजनेस फंक्शनैलिटी को अचीव भी करना है, तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम डाटा मॉडलिंग को यूज़ करेंगे. जब हम प्रोसेस को मॉडल कर लेते हैं तो फिर हम चले जाते हैं नेक्स्ट फेज़ पे, डैट इज़ द एप्लीकेशन जनरेशन. एप्लीकेशन जनरेशन में आप सबको आइडिया हो गया होगा अभी तक कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, कोडिंग करेंगे, ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर को जनरेट करेंगे, कोड करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे. कुछ भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर. द लास्ट फेज इज़ टेस्टिंग एंड टर्न ओवर. ऑल द टेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म टू टेस्ट द डेवलप एप्लीकेशन. आई होप आपको ये एक्टिविटीज़ क्लियर हैं. ये एक्टिविटीज़ हर इंक्रीमेंट में हर टीम परफॉर्म करेगी. So far we have studied 3 models. One is linear, that is waterfall model. Second is iterative, that is the V model. And third one is your rapid application development, which is your incremental model. Also, here are few advantages and disadvantages of rapid application development model. First, we see the advantages. The first advantage is fast application development and delivery. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ़ द रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट द एप्लीकेशन इज़ 60 to 90 days, दैट इज़ 2 to 3 months, देन वी अडेप्ट द रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल. क्योंकि इसमें हम फास्टली एक एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट्स में काम हो रहा है, हर टीम अपना अलग से काम परफॉर्म कर रही है. द सेकेंड एडवांटेज इज़ द विजुअलाइजेशन ऑफ प्रोग्रेस. ऐसा नहीं होगा कि आपको वेट करना पड़ेगा 2-3 माह. जब आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए तभी आपको वो नज़र आएगा या आप उसे यूज़ कर सकते हो. जैसे ही एक इंक्रीमेंट आप डेवलप करते हैं, द फर्स्ट इंक्रीमेंट इज़ ऑफ योर कोर फंक्शनैलिटी. जब आपने पहला इंक्रीमेंट डेवलप कर लिया तो आप इसे कस्टमर को हैंड ओवर कर देते हैं. कस्टमर इसे यूज़ करेगा, विजुअलाइज करेगा उसकी प्रोग्रेस को कि कैसे इंक्रीमेंट्स बन रहे हैं आपके पास. The third advantage is review by the client from the very beginning of development, so very less chance to miss the requirements. आप जब फर्स्ट इंक्रीमेंट बनाएंगे
तभी आप कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो इसमें कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के चांसेस ज़्यादा हैं और उनको मिस करने के चांसेस कम हैं। And the last advantage we have covered in this slide is the rapid application development model is good for only small projects. क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हमें थोड़े दिनों में काम करना होगा तो उसे हम टीम और इंक्रीमेंट्स में करके जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसके लिए हमारे पास रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अलावा बहुत से दूसरे मॉडल मौजूद हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ऑल्दो इसकी फास्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिलीवरी है बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज एज वेल, क्योंकि इसमें हम लोग पैरेलल मुख्तलिफ इंक्रीमेंट्स पे काम कर रहे होंगे तो उसको मैनेज करना जो भी मैनेजमेंट टीम होगी उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उन लोगों को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर, उसे मैनेज करना है। द सेकेंड पॉइंट इज़ हाई स्किल्ड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। रिसोर्सेज की एक एग्जांपल आपके टीम मेंबर्स हैं। अगर आपका टीम मेंबर उस एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कैपेबल है, उसकी जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी उसकी एक्सपीरियंस है, अगर तो वो काउंट हो रहा है तो वो जल्दी डेवलप कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा डेवलपर है आपके पास या आपके पास ऐसा डिज़ाइनर है जो कि बहुत न्यू है, लेट्स से उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सिस्टम को पहले समझेगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से ये पॉइंट यहाँ पर है कि जब हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास हाई स्किल्ड रिसोर्सेज होने चाहिए जिनको हम एफिशिएंटली यूज़ करते हुए जल्दी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। द थर्ड डिसएडवांटेज इज ऑन ईच डेवलपमेंट फेज क्लाइंट्स फीडबैक रिक्वायर्ड। अगर क्लाइंट को हम कम वक्त में भी एक चीज़ बना के दे रहे हैं और जल्दी भी डिलीवर कर रहे हैं इंक्रीमेंट वाइज, और अगर उसका फीडबैक आपको नहीं मिले, आप उसे पूरी प्रोडक्ट बना के दे दें और वो कहे कि नहीं ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इट्स ऑफ नो यूज़। आपने जब कस्टमर को इंक्रीमेंट डिलीवर करने हैं साथ साथ उसका फीडबैक लेते जाना है, ताकि अगर कुछ मिस हो गया है तो वो आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट में उस चीज़ को आप मिस नहीं करें, उसको आप कंप्लीट कर दें। And here another point is not a good process for long term and big projects. इंक्रीमेंटल की जो अप्रोच है वो लॉन्ग टर्म के लिए इतनी यूज़फुल नहीं है। उसके लिए कौन सी अप्रोच यूज़फुल है, अब ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जब हम लार्ज सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं तो हम बेसिकली जो ज़्यादा फीजिबल मॉडल्स होते हैं हमारे पास, दैट इज़ द एवोल्यूशनरी मॉडल्स। एवोल्यूशनरी मॉडल और ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल, लेकिन इसमें हम चीज़ों को ज़्यादा अलाइन कर देंगे। द फर्स्ट मॉडल वी हैव इज़ द प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में सबसे पहला फेज़ कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने के बाद उसका एक प्लान बनेगा, वो मॉडल किया जाएगा। मॉडल करने के बाद आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। आप उस सॉफ्टवेयर की मिलती जुलती फंक्शनैलिटी को किसी टूल पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसके बाद आप कस्टमर को दिखा के उसका फीडबैक लेंगे। अगर तो कस्टमर कहे ठीक है तब आप उसको डेवलप करना शुरू कर देते हैं, बट इफ़ कस्टमर सेज़ कि नहीं ये ठीक नहीं है तो अगेन आप उसे कम्युनिकेट करके इस प्रोसेस को दोबारा ये लूप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब जो वर्ड है यहाँ पे प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि आपने उस सॉफ्टवेयर, आपको कोई कोई कस्टमर ने कहा कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दें, आपने MS एक्सेस को यूज़ करते हुए एक सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी उसे दिखा दी। अब कस्टमर ने कहा कि ठीक है मुझे ऐसा ही सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन आप कस्टमर के सामने उस प्रोटोटाइप को थ्रो अवे कर देते हैं, उसे डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ये आपने सिर्फ उसको एक
स्ट्रक्चर, एक बिल्ड दिखाया है कि इस तरह की प्रोडक्ट में मुझे ये समझ में आया है, मैं इस तरह की प्रोडक्ट डेवलप करूँगी या करूँगा। देन यू मूव टूवर्ड्स योर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स, और वहाँ जाके आप अगर तो ओके हो जाए, कस्टमर उसको करेक्ट कर दे, तो आप उस जैसा ही एक सॉफ्टवेयर बना के कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। अगर वैसा नहीं हो तो फिर आप उसको इम्प्रूव करेंगे, दोबारा प्रोटोटाइप बनाएंगे। जब कस्टमर उसे क्लियर कर दे, फिर आप अपना प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। तो प्रोटोटाइप का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होता है जब हमारे पास कस्टमर को सेटिस्फाई करना इज़ द प्रायोरिटी। आप चाहते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हों, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन रहे, और ऐसा ना हो कि आप एक प्रोडक्ट बना के दें और जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट ही नहीं कर रही हो। Another example or another model that is used as evolutionary model is the spiral model. The spiral model is similar to the incremental model with more emphasis placed on the risk analysis. आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पे स्पाइरल मॉडल नज़र आ रहा है। स्पाइरल मॉडल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड आइट्रेटिव मॉडल। सॉरी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। कैसे है ये लीनियर और इंक्रीमेंटल का कॉम्बिनेशन? लेट से आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, सबसे पहले कस्टमर की कम्युनिकेशन उससे की, रिक्वायरमेंट्स उससे ली, देन प्लान किया। जब आप प्लान करते हैं ना, तो यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपने रिस्क एनालिसिस करना है। रिस्क एनालिसिस परफॉर्म किया, देन मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट करने के बाद एक इंक्रीमेंट आपने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद फिर सेकंड लूप स्टार्ट हुई। सेकंड लूप में आपने दोबारा ये सब काम किए जो कि एक लीनियर एक्टिविटी में होते हैं, और करने के बाद आप इंक्रीमेंट जो बनेगा, जो आउटकम आएगी, वो आप कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि स्पाइरल मॉडल में हम रिस्क असेसमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो इसलिए कि स्पाइरल मॉडल के बेसिकली 4 सेक्टर्स होते हैं। जब आपका ये लीनियर प्रोसेस इन सेक्टर से गुज़रता है तो वहाँ पर ये फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म उसे करनी होती हैं। पहला सेक्टर क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव सेटिंग, कि आप अपने सॉफ्टवेयर के लिए ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लें। ये ऑब्जेक्टिव आपका प्लानिंग और मॉडलिंग में कवर हो जाता है। देन द रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन। It says that risks are assessed and activities are put in place to reduce the key risk. आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में जो भी कॉस्ट, टाइम या जितने भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, उन सब को हम रिड्यूस कर देते हैं रिस्क असेसमेंट के फेज़ में। देन जब आप डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलप करने के लिए अ डेवलपमेंट मॉडल फॉर द सिस्टम इज़ चोजन विच कैन बी एनी ऑफ द जनरल मॉडल। रिस्क असेस करने के बाद फिर आप एक मॉडल सेलेक्ट करते हैं, अब आपने किस मॉडल पे काम करना है। और लास्ट में द प्रोजेक्ट इज़ रिव्यूड एंड द नेक्स्ट फेज़ ऑफ द स्पाइरल इज़ प्लान्ड। आप लास्ट फेज़ में उसे रिव्यू कर लेते हो और नेक्स्ट फेज़ जो है स्पाइरल का वो आप प्लान करते हो, फिर वो दोबारा से लूप स्टार्ट हो जाती है। अब आप इस डायग्राम की तरफ अगर देखें तो यहाँ आपको वो चारों फेजेस नज़र आएंगे। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव फेज़, रिस्क फेज़, डेवलपमेंट फेज़ एंड प्लान नेक्स्ट फेज़। तो आपका ये जो पहला सेक्टर है दैट इज़ ऑफ रिव्यू। सेकंड सेक्टर में आप जो भी प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं, बेसिकली इन प्रोटोटाइप पे रिस्क एनालिसिस हो रहा है। देन जब आप मॉडलिंग कर रहे हैं, चाहे वो एक प्रोडक्ट डिज़ाइन है, वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है, जितने भी हमारे पास टेस्टिंग है, ये सब एक्टिविटीज़ हमारी डेवलपमेंट के अंदर आ जाती हैं। और लास्ट फेज़ जब हमने नेक्स्ट फेज़ को प्लान करना है, तो हमने यहाँ पर एक इंक्रीमेंट डिलीवर करना है। देन वी मूव टूवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट फेज़। इसमें हमारे पास डेवलपमेंट प्लान आ जाएगा, और जो हमारे पास सेकंड जो फेज़ चल रहा होगा करंट, उसकी हम लोग इंटीग्रेशन और टेस्ट भी प्लान करेंगे।
जो लास्ट जो सिस्टम की एक फाइनल आउटकम होती है वो इस फेज़ पे आके बनती है। तो समराइजिंग ये 4 सेक्टर्स हैं स्पाइरल मॉडल के, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनके दरमियान हम लीनियर की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। जब एक स्पाइरल या एक लूप कंप्लीट हो जाती है तब हम इंक्रीमेंट वाइज डिलीवर करते जाते हैं कस्टमर को। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्पाइरल मॉडल। एन अदर एवोल्यूशनरी मॉडल वी हैव इज़ द कंकरेंट मॉडल। कंकरेंट मॉडल में क्या होता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पैरेलल चल रही होती हैं। अगर आप यहाँ देखें, दिस इज़ अंडर डेवलपमेंट, अंडर रिवीजन, अंडर रिव्यू। सब एक्टिविटीज़ आपकी पैरेलल में काम कर रही हैं। और जब अंडर डेवलपमेंट है तो ठीक है, वो चेंजेस का वेट कर रहा है, चेंजेस के वेट करने के लिए उसे अंडर रिवीजन जाना पड़ा। अंडर रिवीजन भी है आपका एक सॉफ्टवेयर, और देन जब अंडर रिवीजन होने के बाद अंडर रिव्यू चला जाता है तो वो कंप्लीट हो जाता है। आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ इसमें आपकी स्टेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही होती हैं। कोई एक्टिविटी अंडर डेवलपमेंट होगी, कोई अंडर रिवीजन होगी, कोई अंडर रिव्यू होगी, कोई चेंजेस का वेट कर रही होगी। तो सारी एक्टिविटीज़ पैरेलल में काम कर रही हैं, कंकरेंट काम कर रही हैं। So, discussing the advantages and disadvantages of evolutionary model. एडवांटेज क्या है कि हम हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह आप स्पाइरल मॉडल में आपने देखा था ना कि जितना भी रिस्क थे वो हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की उसमें। और ये मॉडल्स आपके लिए लार्ज और मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा फीजिबल हैं, ज़्यादा बेहतर हैं। जिस तरह हमने रैड के लिए कहा कि ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं है, इसी तरह हमने कहा कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए जो मॉडल बेहतर है डैट इज़ द स्पाइरल मॉडल और एवोल्यूशनरी मॉडल और द कंकरेंट मॉडल। क्यों? क्योंकि इसमें हम रिस्क एनालाइज कर रहे हैं, और लार्ज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें रिस्क एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Another advantage is software is produced early in the software life cycle, बिल्कुल इंक्रीमेंटल की तरह। जिस तरह इंक्रीमेंटल में हमने कहा कि हम कस्टमर का फीडबैक ले रहे हैं, उसे बिगनिंग में एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी हमारे पास सॉफ्टवेयर अर्ली फेजेस में डेवलप हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन बी अ कॉस्टली मॉडल टू यूज़। You must have a big budget to develop your application using the evolutionary model. That can be the spiral, that can be the concurrent model, or any other evolutionary model. आपके पास बजट और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होने चाहिए। रिस्क एनालिसिस रिक्वायर हाई स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़। अगर आप रिस्क एनालिसिस किसी एक्सपीरियंस्ड शख्स से नहीं करवा रहे तो इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क आपके आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकेंगे। जब वो रिस्क ही नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो ये भी मुमकिन है कि आपका सॉफ्टवेयर एक बेटर आउटकम ना दे, जबकि आपने उस पर कॉस्ट भी ज़्यादा लगाई है, आपका सॉफ्टवेयर भी बड़ा है। And another disadvantage is it does not work well for the smaller projects. जब हमने उसके एडवांटेज में देखा कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है, तो ऑब्वियसली ये उसका एक डिसएडवांटेज होगा कि जहाँ हमारे पास स्मॉल प्रोजेक्ट्स हों हम एवोल्यूशनरी मॉडल को यूज़ नहीं करेंगे।